ये कहानी मैं एमसन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुझे मेरी मॉम को और मेरी बहन को शॉपिंग पे जाना था, लेकिन मुझे चाहिए था PS5। लेकिन मेरी मॉम ने मुझे वो दिलाने से मना कर दिया, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं उनके एक टोपले को यानी कि एक बैग को लेके जल्दी से घर रूम के अंदर चला जाता हूँ और बोलता हूँ कि चले जाइए आप लोग। फिर मेरी मॉम मुझे अकेला ही घर पे छोड़ के खुद मॉल में चले जाती है और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि मैं सब कुछ बिखेर देता हूँ और तोड़ फोड़ने लगता हूँ। लेकिन तभी मेरे घर के गेट से दस्तक होती है और कोई अंदर एक्चुअली में मुझे लग रहा था कि मेरी मॉम वापस आ चुकी है और मुझे मनाने वाली हैं, लेकिन मैं लॉक करके आराम से लेट जाता हूँ। और फिर जब गेट खोलने की आवाज़ आती है तो मुझे गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो मुझे बुला भी तो सकती थी। इसीलिए मैंने उनको कॉल किया, तभी मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब मैंने कॉल करके पूछा क्या आप घर में हो, तो उन्होंने कहा कि मैं मॉल में हूँ और बहुत मज़े कर रही हूँ। फिर ये सुन के तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसका मतलब कोई और ही था जो मेरे घर के अंदर घुस चुका था और मेरे गेट को नॉक कर रहा था। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा और मैं फ़ोन पे फ़ोन कर रहा था मेरे दोस्तों को, ताकि वो लोग मुझे यहाँ से आके बचा ले। लेकिन वो लोगों ने भी मुझे बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो और मैं नहीं आने वाली। मुझे मेरे दोस्तों पे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, वो लोग आज मुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने जब अपने डोर नॉक से देखने की कोशिश की तो मुझे वहाँ पे जो दिखाई दिया वो बहुत ही ज़्यादा अजीब था। एक ख़तरनाक आदमी जिसके फेस पे एक बहुत ही बड़ा कट लगा था और वो मेरे बेडरूम में घुसना चाहता था। मैं गेट को बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग था। मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके गेट को नॉक कर दिया। मेरे पसीने से हालत ख़राब हो रही थी और मैं काँप रहा था कि आज तो मैं शायद ही ज़िंदा बच पाऊँगा। लेकिन वो आदमी इतने में ही नहीं रुकने वाला था, वो शांत हो चुका था। लेकिन मेरी मॉम का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि मैं आ चुकी हूँ घर में, अभी जल्दी से गेट खोलो। लेकिन मैं उनको बता रहा था कि मैं अभी नहीं खोल सकता, और उनको रीज़न बताने के लिए मैं अभी तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे हाथ पैर पूरे काँप रहे थे। मेरी मॉम मुझ पे गुस्सा कर रही थी तो मुझे भी गुस्सा आने लगा। लेकिन मैं बाहर निकलने से भी डर रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि वो आदमी शायद से ही बाहर अंदर होगा। मैं जल्दी से घर के बाहर निकला और गेट को खोल लिया, और मुझे इतना ज़्यादा डर कभी नहीं लगा। लेकिन मैंने अपनी मॉम और बहन को उस घटना के बारे में कभी भी कुछ नहीं बताया। शायद से अगर मैं उस दिन वहाँ से जल्दी से नहीं। ये कहानी मैं जस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। ये तब की बात थी जब मैं सिर्फ 10 साल का था और मैंने एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ का अनुभव किया था। मैं वैसे बहुत ही ज़्यादा शरारती हूँ, लेकिन मेरे साथ जो उस दिन हुआ वो मेरे रूह को कँपाने के लिए काफ़ी था, क्योंकि मेरे AC भी ऑफ था और खिड़की भी बंद थी, लेकिन फिर भी इतनी ठंडी हवा आ कहाँ से रही थी। जब मैंने लिविंग रूम में देखा तो एक काले कपड़े पहनी औरत तो नहीं, वो शायद कोई चुड़ैली थी जो इधर से उधर लिविंग रूम में उड़ते हुए जा रही थी। मेरी तो ये देख के पूरी हालत ख़राब हो गई, लेकिन मैंने ये बात किसी को घर में नहीं बताई और नॉर्मली अपना दिन काटने लगा। लेकिन ये सब तब शुरू हुआ जब असल में हमें पता चला कि हमारी दादी को कैंसर है। फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने के लिए कहा गया, और फिर जब मैं दादी के रूम में जाके टीवी ऑन करके देखता और थोड़ी देर के लिए जब मैं बाहर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे वही चुड़ैल दादी को घूर रही है। ये देख के मेरी तो फटके चार हो गए और मैं जल्दी से अपनी रूम में कुंडी लगा के सो गया। लेकिन मैंने अपनी दादी को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन एक दिन हद तो तब पार हो गई जब मैं एक दिन दादी के रूम में ही जाके सो गया, और जब मेरी आँख लगने ही वाली थी तभी मैंने देखा कि वो चुड़ैल वहीं पे खड़ी हुई है और हमें ही घूर रही है। तभी मैं वहाँ से निकल के जल्दी से रूम में भाग गया
और अपने बिस्तर पे जाके सो गया। और फिर अगले दिन मैं जब उठा तब मैंने देखा कि अभी भी वो औरत वहीं पे उसे घूर रही थी, मेरी दादी को। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई तब तक जब तक मुझे ये पता नहीं चला कि आखिर वो है कौन। लेकिन मेरी भी वो सब और मुझसे रहा नहीं गया, और मैंने जब अपनी बहन को ये सब बताया तब उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। लेकिन मैंने दादी को कभी कुछ नहीं बताया, और मेरी बहन की तबीयत भी धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। और उसने बताया कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पे विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन मैं अब इन सब चीज़ों से थक गया था। मेरे को ऐसे डर डर के जीना पसंद नहीं आ रहा था। ना तो मुझे स्कूल में शांति मिलती, ना तो खाने के समय, ना तो कहीं और में मेरा दिल लगता। मेरे को सिर्फ उसी चीज़ की याद आती जो मैं दादी के रूम में देखता हूँ, और इसी वजह से मेरी तबीयत भी ख़राब होने लगी थी। और दादी ने एक दिन मुझसे पूछ ही लिया कि तुमने मेरे रूम में क्या ही देखा है, बताओ जल्दी मुझे। लेकिन मैंने उनको फिर भी नहीं बताया। उसके बाद मेरी एक दिन इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मेरे को फीवर आ गया, वो भी 104 डिग्री का। और फिर मेरा खाना पीना सब बंद हो गया। लेकिन मेरी दादी के साथ वही सब होना नहीं रुका, और मेरा ये सब देख के और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। और मेरा जो बड़ा भाई है वो कैट लवर है, वो हमेशा बिल्लियों को अपने पास रखता है। और दादी के रूम में एक दिन वो रहने के बाद ही उसको भी पता चल ही गया था कि उसके रूम में क्या होता है। और मेरे को उसकी चिल्लाने की आवाज़ भी सुनाई देने लगी, और मैं डरने लगा। मेरे दरवाजे पर जब नॉक हुई मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया, और उठ के जल्दी से जाकर गेट को खोला। देखा कि मेरा भाई और उसकी बिल्लियाँ वहीं पे खड़ी हैं, और मेरे भाई को भी पता चल चुका था कि दादी के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। और फिर मेरी बिल्लियों ने भी जब उस रूम के अंदर गया तो वहाँ पे उनको कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखाया, क्योंकि बिल्लियों को भूत दिखते हैं। असल में वहाँ पे वो भूतनी अब नहीं थी, क्योंकि उस भूतनी का काम तो हो चुका था। असल में उस भूतनी का शिकार दादी नहीं, मेरी बहन थी, जिसको वो लेके चली गई थी। लेकिन अब मेरी दादी के साथ वैसा कुछ भी नहीं होता। ये कहानी मैं सैम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। हाय, मेरा नाम सैम है, और मेरे क्लास में एक बहुत ही ज़्यादा अजीब लड़का रहता है जिसका नाम है जियाओ। इसको बिच्छू इतने ज़्यादा पसंद है कि ये स्कूल में भी बिच्छू लेके आ जाता है। बिच्छू के फ़ोटो वाले कपड़े पहनता है। लेकिन एक दिन जियाओ ने हम तीनों को अपने घर पे बिच्छू का कलेक्शन देखने के लिए बुलाया होता है, तो हम दोनों भी बहुत ही ज़्यादा खुशी से उसके घर में जाते हैं और बहुत तरह के बिच्छू देखते हैं। और तभी जियाओ हमें बोलता है कि खाना तैयार है। तभी मैं बोलता हूँ कि चलो हम लोग इन बिच्छुओं को ही खा लेते हैं। और तभी जियाओ भी बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगता है, और वो लोग लास्ट में वीडियो गेम खेल के बाहर चले जाते हैं। लेकिन जियाओ ने मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में रुकने के लिए बोलता है। फिर अचानक से मेरे आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, और मैं जब उठता हूँ देखता हूँ कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए होते हैं, और मैं चिल्लाने लगता हूँ। तभी वहाँ पे जियाओ आ जाता है अपने बिच्छुओं को लेके, और वो कहने लगता है तुमने जो कहा था उसको सुन के मेरे बिच्छुओं को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया है। अब इन तीनों में से किसी तीन को चुन सकते हो जो तुम्हें काटने वाले हैं, तो ध्यान रखना, सोच समझ के चुनना, क्योंकि इनमें से कुछ जहरीले भी हैं और कुछ थोड़े से जहरीले हैं, तो सोच समझ के चुनना। ये सब सुन के मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है, और मैं उससे जल्दी से खोलने के लिए बोलता हूँ। लेकिन वो मुझे बिच्छू दिखा के धमकाने लगता है, और तभी वो मुझे बोलता है कि अगर तुम नहीं चुनोगे तो मैं ही तुम्हारे लिए चुन देता हूँ। और तब मैं असहाय परिस्थिति में एक बिच्छू को चुनने लगता हूँ, और फिर मैं उसे दिखाने लगता हूँ कि मुझे वो वाला बिच्छू चाहिए, और फिर वो मुझे वही वाला बिच्छू अपने हाथ में दे देता है। और बिच्छू जब डंक मारता है ना, तब मेरे शरीर की हर एक नस दर्द करने लगती है। मेरे को लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन वो फिर बोलता है ये तो ज़्यादा जहरीला नहीं था,
और फिर वह मुझे और एक बिच्छू को चुनने के लिए बोलता है। मैं फिर भी और एक बिच्छू को चुनता हूँ और वो भी मेरे को काटता है। इस बार तो मेरे दिल से भी आवाज़ आती है और दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो मेरी आंखों की पुतलियों को चेक करता है कि मैं ज़िंदा तो हूँ ना, मैं ऐसे तो नहीं मर सकता, और वो हंसने लगता है। फिर जियाओ बोलता है कि अभी और एक बिच्छू की बारी बाकी है, तुम ऐसे नहीं मर सकते। और ये सुन के तो मेरे दिमाग ख़राब हो जाता है और मैं रो देने लगता हूँ। और फिर वो बोलता है कि इन तीनों में से कोई एक तुमको चुनना है। फिर मैं हाथ आगे करता हूँ और एक बिच्छू डंक मारता है। इस बार लगता है कि मैं मर जाऊँगा, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि अब शाबाश, अब मेरे बिच्छू का गुस्सा कम हो चुका है। फिर कुछ देर बाद वो वापस आता है और मुझे 10,000 की एक गड्डी पकड़ाता है और बोलता है कि अगर तुम पुलिस को बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो, मैं बता दूंगा कि तुम जो भी बोल रहे हो वो बिल्कुल ही झूठ है। फिर मैं उस पैसे की गड्डी को ले लेता हूँ और जल्दी से हॉस्पिटल के लिए भागने लगता हूँ। और हॉस्पिटल में कुछ दिन बिताने के बाद मेरे दिमाग में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और मैं सोचता हूँ कि मैं उससे बदला कैसे ले सकता हूँ। फिर मैं उसको कॉल करता हूँ, उसके घर फिर से आने के लिए बोलता हूँ। इस बार मैं उसके गेट खोलते ही उसके मुंह में एक मुक्का जड़ देता हूँ और फिर उसके उसी बिच्छू वाले रूम में जाता हूँ उसके साथ और उसे पीटने लगता हूँ और पीट के उसके सारे बिच्छुओं को गिरा के ख़त्म कर देता हूँ। इसके बाद मैं जियाओ से कभी नहीं मिला। मैंने अपना कॉलेज भी बदल दिया है।